छापे पर बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बरामद कैश 180 करोड़ तक जा सकता है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। कानपुर में आईटी छापे पर यह बड़ी खबर इस वक्त है। बरामद कैश अब 160 नहीं बल्कि 180 करोड़ ये आंकड़ा पहुंच सकता है। कानपुर में आईटी छापे पर यह बड़ी खबर अपडेट के साथ, जहां अब कैश जो बरामद की गई है उसमें यह आंकड़ा अब ये पहुंच सकता है कितना, 160 नहीं बल्कि 180। 6 से ज्यादा मशीनें यहां पे लाई गई है जो लगातार कैश की गिनती कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, सबसे हैरान करने वाली और चौंकाने वाली ये खबर। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नमूना, इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता है। ये टीमें लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो आंकड़ा है, ये कैश कितना है, इसकी गिनती की जा सके। और अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है, ये अनुमान ये है कि 180 करोड़ ये आंकड़ा जा सकता है। और जनक दवे इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, अब खबर ये मिल रही है कि 180 करोड़ ये आंकड़ा जा सकता है। बिल्कुल रीमा, देखिए डीजीजीआई के बेहद उच्चस्थ सूत्रों से मेरी जो बातचीत हुई उसके मुताबिक ये जो रेड छापेमारी की गई थी, दरअसल वो अग्रवाल जो बंधु हैं उनके यहाँ पर, लेकिन एक इंटेलिजेंस ये भी थी कि उनका जो सप्लायर है मुख्य पीयूष जैन, जो परफ्यूम उनको सप्लाई करता था, उनके यहाँ भी पैसे या उस तरीके से हो सकते हैं। उसके बाद जब उनके घर पर ये छापेमारी की गई तो उनके रिश्तेदार के पास चाबी थी, क्योंकि वहां पर कोई रहता नहीं था। और जब वो ताला खुलवाकर उस घर की तलाशी ली गई तो उसमें से पैसे मिलने शुरू हुए। अब मशीन लाकर पैसे गिने जा रहे हैं और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं उस समय भी जो जानकारी उसके मुताबिक अभी पैसे गिने जा रहे हैं और इसमें रात हो सकती है। 180 करोड़ से ऊपर ये जा सकते हैं, इस तरीके से डीजीजीआई का मानना है। उसके अलावा अब ये पॉलिटिकल कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं, ये अभी इसकी पड़ताल की जा रही है। उसके अलावा वहां पर जो छापेमारी की गई डीजीजीआई की ओर से, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की ओर से, तो उसके अंदर कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले हैं, इक्विपमेंट भी मिले हैं, जिसकी पड़ताल फॉरेंसिक लैब में भी हो रही है कि उसमें और कोई प्रमाण मिल सकते हैं और टैक्स चोरी का मामला भी हो सकता है। और साथ ही में इतने पैसे, जब 180 करोड़ के आसपास का जो नकद मिला है वो किसका है, किसके कहने पर इसको रखा गया, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पीयूष जैन के जो कनेक्शन है वो राजनीतिक है। बहुत सारे जनक सवाल है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उससे बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। हम लगातार आपसे जुड़ेंगे इस खबर को लेकर, क्योंकि ये बड़ी जानकारी निकलकर आपके हवाले से आ रही है, जहां बरामद कैश की संख्या अब 180 करोड़ यह आंकड़ा पहुंच सकता है। और बड़ी खबर इस बीच कानपुर से ही है, जहां इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापा मारा। यह छापेमारी 24 घंटे से ज्यादा वक्त से चल रही है, जिसमें अब तक 160 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई है। छापेमारी में बरामद रकम इतनी ज्यादा थी कि उसे गिनने के लिए कई मशीनों को वहां पे लाया गया। अभी भी वहां नोटों की गिनती का काम चल रहा है। छापेमारी के दौरान वहां पूरे घर को सील कर दिया गया है। तस्वीरें हालांकि इस बीच हम आप तक पहुंचा रही हैं और कमरे के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां नोटों की गिनती लगातार जारी है। वो पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भरा दिखाई दिया। फर्श पर हर तरफ नोट ही नोट दिखाई पड़ रहे थे। बरामद नोटों को रखने के लिए वहां कई बड़ी संदूकों का इस्तेमाल किया गया था। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के समाजवादी पार्टी से करीबी रिश्ते रहे हैं, जिसके बाद इस मामले पर सियासत भी तेज हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनावी एंगल से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी सच्चाई है जिसका बाहर आना भी बाकी है। जनक दवे हमारे सहयोगी लगातार इस खबर से जितने भी जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं उनके संपर्क में है, या हर एक एंगल से वो खबर हम तक पहुंचाएंगे। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हालांकि इस पूरे खबर को लेकर, पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और इससे जुड़ी एक और खबर हम आपको अपडेट कर दें। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के बेटे प्रत्यूष जैन को पूछताछ के लिए इनकम टैक्स की टीम अपने साथ लेकर गई है। उस वक्त की ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको, जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछना चाहा। हालांकि इस बीच बहुत ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में थे भी नहीं, क्योंकि जितना बड़ा और सनसनीखेज ये मामला है, जिसपे किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि वाकई कोई इस तरीके से घर में नोट रख सकता है, जहां एक दो नहीं बल्कि कई मशीनें अभी भी नोटों की गिनती कर रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पे छापा पड़ा है और फिलहाल ये जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, दरअसल ये उनके बेटे को भी पूछताछ के लिए ले जाया गया है। और 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है जब लगातार छापेमारी जारी है। कई मशीनें वहां पे हैं, यानी जिस घर में इतनी रकम की बरामदगी, कैश की बरामदगी, वहां पे फिलहाल नोटों की गिनती की जा रही है।
और इस वक्त हमारे सहयोगी कानपुर से अमित हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, बहुत सारे एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं और चूंकि चुनावी माहौल है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और पीयूष जैन का रिश्ता किससे आ रहा है? कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से उनका करीबी रिश्ता है, ये बीजेपी के आरोप है। इन सबके बीच अभी सच्चाई क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो स्टेटस ये बताना चाहूँगा, जैसे कि सहयोगी जनक बता रहे थे 180 या 165 करोड़ तक की बात, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सोर्सेज हैं, जो न्यूज़ 18 की टीम के सोर्सेज बता रहे हैं कि 165, और इन सब के बीच 8 मशीन्स काम कर रही हैं और पिछले आधे घंटे से काम रुका पड़ा है। उसके सबसे बड़ा कारण है मशीनें गर्म हो चुकी हैं। 8 मशीनें नोट गिनते गिनते पहले 2 मशीन, फिर 4, फिर 6 और 8 मशीनें गर्म हो चुकी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले तो दर्ज दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ अभी एक एक करके बॉक्सेस जो राइट हैंड साइड पर अगर हैं, अगर कैमरा राइट की तरफ टर्न किया जा सके तो पहले बॉक्सेस की संख्या 22 थी, फिर 18 हुई, फिर ये 16 हुई, 14, और अब गिनते गिनते यहाँ मात्र 8 या 9 बॉक्सेस रह गए। यानी जो बॉक्स की संख्या है, धीरे धीरे करके बॉक्सेस अंदर जा रहे हैं और एक एक करके उसमें अमाउंट ऑफ मनी रखा जा रहा है। इसकी वीडियो फोटोग्राफी भी कराई जा रही है जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और इन सब के बीच तहखाने का भी एक पता चला है, बेस का, जिस बेस में जो इनके ग्राउंड फ्लोर है उससे नीचे उतरते राइट हैंड साइड बताया जा रहा है कि तहखाना भी है। वो सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है कि गोडाउन किस चीज़ का है, तहखाना किस चीज़ का, उसमें क्या सामान, उसको खुलवाने की अब बात चल रही है। यानी ऐसा माना जा रहा है कि उसमें से भी निकलेगा। और इन सब के बीच प्रत्युष को यहाँ से इनकी सेंट्रल जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम लेके जो मेन इनका हेड ऑफिस है वो सराय मीरा कन्नौज में बताया जा रहा है। जहाँ उनकी फैक्ट्री, उनका शोरूम, उनका आवास एक और कन्नौज में भी है, वहाँ टीम पहुंची है। वहाँ उनसे क्या पूछताछ करती है, क्या दस्तावेज निकलते हैं, ये जांच का विषय है। मगर इन सब के बीच अभी जांच जारी है। चलिए एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे और इस छापेमारी के बीच वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी वहां पहुंचे, जो फिलहाल कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हुए। कई घंटे से लगातार डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम एक साथ छापेमारी कर रही है। आप देख सकते हैं कि फिर अधिकारियों की एक टीम यहाँ पहुंची है, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पहुंचे, लेके जिला मंत्रालय, हाँ, सीजी जीएसटी केंद्रीय उत्तर, मतलब सेंट्रल जीएसटी की ये टीम पूरी आई है, जिसके सीनियर ऑफिसर्स इसमें मौजूद हैं। और ये यहाँ अभी तक, क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं टीम के मेंबर्स पूछताछ कर रहे थे, शायद किसी स्थान पर लेकर उस गाड़ी में देखने की कोशिश करेंगे कि ऑफिसर्स भी इनके साथ हैं और कहीं ना कहीं एक लेडी ऑफिसर भी इनके साथ हैं, और ये सब यहाँ मौजूद हैं और उनसे कोशिश करते हैं बात करने की, ताकि ये मालूम चल सके कि इतने देर की कार्रवाई में क्या फैक्ट्स सामने आए हैं। और न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त लगातार इस पूरी टीम के साथ बनी हुई, क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से टीम अपना पूरा सर्वे कर रही थी, अपनी जांच कर रही थी, क्या फैक्ट्स हैं इसके बताने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि मैम से बात करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मैम, कुछ बता सकते हैं प्लीज सर आप? नो। तो ऐसे जांच चल रही है कि नहीं मैम? इतना बता देंगे मैम, चल रहा है कि? तो देखिए, आपने कहीं ना कहीं ये सब यहाँ चल रहा है कार्रवाई, और इसको बताने की स्थिति में न तो ऑफिसर्स हैं कि एग्जैक्टली फिगर कितना है, अमाउंट कितना है, ये सब नहीं, लेकिन एक एक करके अब टीम भी बढ़ रही है और हलचलें भी बढ़ रही हैं। कानपुर में इत्र कारोबारी के घर पड़े छापे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया। क्या कहा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। ईमानदारों से बैर नहीं, चोरों की खैर नहीं। चोरी करने वाला देश के संसाधनों को लूटता है, कोई भी हो। और हमारा लगातार प्रयास है कि देश में लोग जो काम करते हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ कंप्लायंस हो, हमने सब करके दिया, ताकि उस दिशा में लगातार लाभ भी मिले। वन नेशन वन टैक्स उस दिशा में भी बढ़े। लेकिन अगर कुछ लोग आज भी कर चोरी करते हैं तो देश का और गरीब का हक छीनते हैं, इसलिए उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की है तो उचित है। कानपुर में इत्र कारोबारियों के घर पड़े छापे पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। संबित पात्रा ने ट्वीट में लिखा कि समाजवादियों का नारा है, जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहां जीएसटी के छापे में बरामद 100 करोड़ से ज्यादा कौन से समाजवादी की काली कमाई है, ये संबित पात्रा का ट्वीट है। बीजेपी यूपी ने भी इस मामले में समाजवादी पार्टी को घेर लिया। बीजेपी यूपी की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि ये है सपाइयों का असली रंग। समाजवादी इत्र से भ्रष्टाचार की गंध छिप नहीं पाई। अखिलेश जी, करोड़ों का काला धन आपके झूठे समाजवाद की पोल खोल रहा है। समाजवादी पार्टी मतलब भ्रष्टाचार, ये नई नहीं, वही समाजवादी पार्टी है। ये सवाल उठाया गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी यूपी का ट्विटर हैंडल जो है, वहां से ये ट्वीट किया गया।
वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर बदनाम करने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि इत्र कारोबारी से समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, पूंजीपति उद्योगपतियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रात दिन समाजवादी पार्टी का डर सताने लगा है। कहीं कोई इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जनता में समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहती है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता परिवर्तन चाहती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। बेफिक्र हो चुके हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि बिना मास्क के चीजें बिगड़ सकती है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो लोगों की भीड़ है वो काफी ज्यादा है। और अब हम बात करेंगे कोरोना की, और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस सामने आने के बाद से लापरवाही भी अब देखने को मिल रही है। लापरवाही का दौर जारी है। हम आपके सामने 5 तस्वीरें अब रख रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि लोग कितने लापरवाह हो चुके हैं। बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है। सरकार की लाख कोशिशों और अपील के बाद भी इसका लोगों पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लापरवाही का आलम तो यह है कि 2 गज की दूरी की बात तो दूर, लोग मास्क लगाना तक जरूरी नहीं समझ रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो बाजारों में उमड़ी भीड़ पूरी तरह से लापरवाह नजर आई। ये तस्वीरें आपके सामने है। कोरोना के खतरे को देखते हुए यूपी में नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब पूरे यूपी में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो 25 दिसंबर की रात से लागू हो जाएगा। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। शादी और दूसरे सार्वजनिक आयोजनों पर भी कोरोना नियम के तहत 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और आयोजनकर्ता को इसकी जानकारी प्रशासनिक टीम को देनी होगी। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक कर दिया जाएगा। यानी कोई भी खरीदार बिना मास्क लगाए दुकान पर पहुंचता है तो दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं देगा। साथ ही मास्क लगाकर बाजार में हर किसी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है, और इसकी निगरानी पुलिस के जरिए की जाएगी। इसके साथ ही दूसरे राज्यों और विदेश से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग और ट्रेसिंग की जाएगी। बस रेलवे, एयरपोर्ट और ज्यादा सावधानी वहां पे बरतनी जरूरी है। दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। हम याद रखें कि हमें जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है। जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान के क्रम में हम सबका दायित्व बनता है कि हम सभी लोग मिलकर के कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? यहाँ पर वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? सभी लोग ले लिए हैं। सभी लोग वैक्सीन जरूर ले लेना। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक बार फिर से पूरे राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके अलावा स्कूलों को सिर्फ 50% बच्चों के साथ ही खेलने की अनुमति है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर एक बैठक भी की है, जिसमें नए साल के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि नए साल के कार्यक्रम में वही लोग शामिल होंगे जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके होंगे। जिम और कोचिंग क्लासेस में भी टीके की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही आने जाने की इजाजत होगी। सिनेमा हॉल में जाने के लिए 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में एक सुखद खबर है कि ओमिक्रॉन का कोई भी केस अभी तक नहीं मिला है। वैक्सीनेशन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी स्थिति है। देश में हम लगभग अव्वल स्थान पर है। हमारा फर्स्ट डोज और सेकंड डोज बहुत तेजी से लग रहा है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीज के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। इसके बावजूद आज मध्य प्रदेश विधानसभा में कई विधायक बिना मास्क लगाए दिखे। जब विधायकों से मास्क न लगाने की वजह पूछी गई तो कई विधायकों ने अपनी गलती मानी, तो कई विधायक सफाई देने पे उतर गए।
ये नज़ारा है मध्य प्रदेश की विधानसभा का। खुद सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि जो नाइट कर्फ्यू रहेगा रात में 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक मध्य प्रदेश में स्कूलों में सिर्फ 50% जो प्रेजेंस रहेगी, उपस्थिति रहेगी। लेकिन उसके बाद जो माननीय है, जिनका काम है कानून बनाना, वो ही मास्क को लेकर कितने सजग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप मध्य प्रदेश के मंत्री हैं और मतलब मास्क, आप सरकार कह रही है लोगों से मास्क लगाओ, मैं आपको इतनी देर से देख रहा हूँ आप मास्क ही नहीं लगाए। क्या है, चूंकि मेरी मजबूरी है, मुझे एलर्जी है, मैं नहीं लगा सकता। कोई भी जो फ्रेश कपड़ा होता है ना, वो मैं ओढ़ने बिछाने में तक यूज नहीं कर पाता, मैं मुंह से नहीं लगा सकता। थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं मास्क बहुत कम लगा पाता हूँ। चूँकि मैंने हमेशा जब महामारी रही है तो 24 घंटे लगाया है, लेकिन मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा ये महामारी आए ना, और अगर आती है तो ऐसा नहीं है, चाहे मजबूरी है फिर कुछ भी हो, फिर तो लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये बात सही है कि हम औरों से कह रहे हैं और हम नहीं लगा रहे, ये तो बिल्कुल सही है आपका कहना, और मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये है ब्रजेंद्र यादव, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जो कह रहे हैं कि वो क्षमा चाहते हैं। अब हमारे साथ देखिए विधायक जी हमारे साथ हैं, सीहोर से विधायक हैं। सर, मतलब आप लोग विधानसभा में बैठकर कानून बनाते हैं, लोगों से कहते हैं मास्क पहनिए, नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया और आप खुद ही मास्क नहीं लगाए। बिल्कुल आपकी बात को स्वीकारता हूँ और मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा। बहुत धन्यवाद आपको। ये देखिए, इन्होंने कहा कि ये तो अब मास्क लगाएंगे। हम यहाँ पर सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर, आप लोग बैठकर कानून बनाते हैं विधानसभा में, लेकिन जब आप ही मास्क नहीं लगाएंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा? आप लोग ही जब मास्क नहीं लगाएंगे तो जनता। अभी मास्क लगाया हुआ था, ये रहा जेब में, रेडी है, मास्क लगा के आया था मैं, पर मैं से कोई विषय आगे से बात कर रहा था, बोले जनता को लगवाना पड़ेगा। तो अब तभी आप पहनेंगे तभी तो जनता से कह पाएंगे। ये मैं आप विधानसभा में आया तब भी पहन के आया था, अभी 2 मिनट के लिए उतारा था, पसीना आया, फिर वापस अभी पहन रहा हूँ। मास्क लगाना ही पड़ेगा और मास्क की सुरक्षा कवच है और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मास्क ही सुरक्षा कवच है, ये तो जानते हैं माननीय कि मास्क के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये नज़ारा मैंने आपको मध्य प्रदेश की विधानसभा का दिखाया है। और अभी और विधायक जी, मुनमुन जी विधायक हैं, आप लखनऊ से विधायक हैं। हम अंदर बैठकर आप लोग कानून बनाते हैं सदन के अंदर, मास्क पहनिए और मास्क के लिए जुर्माने लगते हैं और आप खुद नहीं पहने। बिल्कुल, हमको भी जुर्माना लगना चाहिए। हमने भी अगर नियम तोड़ा तो वास्तव में हम विधायक भले ही हैं चाहे कुछ हो, तो अगर मास्क हम नहीं लगाए तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो। मतलब आप मानते हो कि ये गलती है? बिल्कुल गलती है, गलती स्वीकार करना ही समझदारी है। अगर हम मास्क लगाएंगे तभी तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अब सदन की जो आपात में वास्तव में निश्चित है मास्क लगाने में विलम्ब होना अभी एक हमारा बीमारी को बढ़ावेगा है। माननीय का बड़प्पन, उन्होंने अपनी गलती मानी। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है, इसमें शीतकालीन सत्र में ये तमाम विधायक मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर चलिए मंत्री जी, आपने तो मास्क लगाया। तुलसी सिलावट जी मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री, सर, बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाए हैं और आप रात का कर्फ्यू लगा रहे हैं। एक बात सुनो, ये संकट, ये महामारी ज़्यादा घातक और खतरनाक थी। द्वितीय लहर में हमने कई अपनों को बिछड़े हैं, उनको छोड़ा। इसलिए हमारी सुरक्षा, मास्क, वैक्सीन, टीकाकरण, दूरी, ये बहुत जरूरी है। तुलसी सिलावट मध्य प्रदेश के मंत्री मास्क पहने हुए और जो कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा इसी बात में है कि अगर हम मास्क पहने। लेकिन कई विधायक मध्य प्रदेश की विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मास्क पहने नजर नहीं आए। जो कानून बना रहे हैं कि रात का कर्फ्यू होगा, जो कानून बना रहे हैं कि स्कूलों में 50% उपस्थिति होगी, वो खुद इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। कई बार बच्चे ऐसा काम करते हैं जिसकी कल्पना बड़े भी नहीं कर सकते। बच्चे आज ऐसा ही कर रहे हैं जो पूरे समाज के विकास में मील का पत्थर साबित होता है। नेटवर्क 18 अपने कैंपेन यंग जीनियस का सीजन 2 आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम देश के कोने कोने से विलक्षण प्रतिभाशाली बच्चों की खोज का क्रम जारी रखते हुए कुछ ऐसे अद्भुत बच्चों को आपसे मिलवा रहे हैं जिनमें देश का भविष्य बदलने की क्षमता है। ऐसे एक बच्चे स्टुअर्ट से आज आपको मिलवा रहे हैं। Genius, young genius. महज 10 साल की उम्र में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली रीस स्टुअर्ट के हौसले बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा देते हैं।
मुंबई निवासी रीस ने 2021 में नेशनल ताइक्वांडो फिट इंडिया कप 10 से 12 साल गर्ल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। 2 साल की उम्र से ही रीस को ताइक्वांडो से खासा लगाव था। I enjoyed what I was doing. I enjoyed taekwondo. I enjoyed the art. So I wanted to train regularly and become the best at it. अब तक कई बड़े खिताब अपने नाम कर चुकी रीस के लिए ताइक्वांडो सिर्फ अपनी सुरक्षा का ही माध्यम नहीं है, बल्कि दुनिया को जीतने के लिए जुनून बन चुका है। रीस चाहती हैं कि हर बच्चे, खासकर लड़कियों को मार्शल आर्ट्स सीखनी चाहिए। I started learning because I'm a girl child, because girls get taken advantage of, and even if you're not a girl, you should do this because you never know what can happen to you, so you want to protect yourself. 10 साल की उम्र में ही देश भर में टूर्नामेंट खेल चुकी रीस स्टुअर्ट अपनी लगन और मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी करना चाहती हैं। अपने माता पिता का सर फक्र से ऊंचा करने की ख्वाहिश रखने वाली रीस के सारे सपने पूरे होंगे और वो दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। Genius, young genius. इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पंजाब के लिए आपकी तीसरी लिस्ट और आपकी 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। पंजाब के लिए आपकी ये तीसरी लिस्ट है जिसमें उम्मीदवार कौन कौन होंगे, कौन ऐसे हैं जो कि जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब में चुनाव और चुनाव को लेकर सक्रियता अरविंद केजरीवाल की हम बार बार देख रहे हैं। वहां पे जो भी घटनाक्रम हो, दिल्ली में बैठे वो बयान भी देते हैं। मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो अभी जो ब्लास्ट हुआ कल, उसको लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और चुनावी तैयारियां किस तरीके से आम आदमी पार्टी की चल रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने तीसरी लिस्ट पंजाब को लेकर जारी कर दी है। पंजाब में चुनावी गहमा गहमी अब बहुत ज्यादा, अकाली एक तरफ तैयारी, कैप्टन काला खेमा हो चुका है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी चन्नी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है या सिद्धू के नेतृत्व में, ये सवाल तो सबसे अहम है ही, लेकिन फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। दीपक रावत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दिया। इस लिस्ट में क्या कोई हैरान करने वाली भी बात है या वही चेहरे हैं जिनको लेकर अभी तक मंथन चल रहा था आम आदमी पार्टी के भीतर? जी देखिए, आम आदमी पार्टी ने तीसरी लिस्ट जारी की है। तीसरी लिस्ट में 18 कैंडिडेट्स का नाम है। टोटल अब तक अगर तीनों लिस्ट की बात करें तो 48 कैंडिडेट्स को टिकट जारी कर चुकी है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी में जो पहली और दूसरी लिस्ट को हम देखें तो उसमें ज्यादातर चेहरे वो थे जो कि मौजूदा विधायक भी हैं पंजाब में। तो कोशिश ये है आम आदमी पार्टी की कि पुराने लोगों को टिकट दिया जा सके। हालांकि कुछ विधायक ऐसे भी थे जो पार्टी से नाराज थे, वो पार्टी छोड़कर भी गए हैं, उनकी जगह कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं। लेकिन लगातार ये तीसरी लिस्ट जारी की गई है और जल्द ही चौथी लिस्ट भी आम आदमी पार्टी जारी करने जा रही है, ऐसे सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया।